नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, भारत और चीन के बीच तकरार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। चीन एक बार फिर से भारत का विरोध करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में ऐसा लगा कि जो क्षेत्रीय संगठन है, चाहे वो ब्रिक्स हो या एससीओ हो, इसकी वजह से भारत और चीन करीब आते नजर आ रहे हैं। लेकिन वही एक पुराना ऐतिहासिक मुद्दा, दलाई लामा का तिब्बत का मुद्दा, इसको लेकर के फिर से एक बार चीन एग्रेसिव रूप दिखाता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि कह सकते हैं कि ड्रैगन लाल आंखें दिखा रहा है और भारत को धमकी भी दे रहा है कि दलाई लामा का जो उत्तराधिकार चुने जाने की बात की गई, जिस तरह से दलाई लामा ने, अभी के जो दलाई लामा है, खुद ही इच्छा जताए थे कि जल्द ही उत्तराधिकार को लेकर के फैसला किया जाए, अब वो मामला आगे बढ़ता नजर आ रहा है। चीन भारत से यह कह रहा है कि दलाई लामा का जो उत्तराधिकार का चयन करना है, आप इस मसले से दूर रहो। ये चीन का आंतरिक मसला है, इसीलिए भारत को इसमें दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। अभी आप देखेंगे तो चाइना ने कहना शुरू कर दिया, चाइना टेल्स इंडिया टू स्टे अवे फ्रॉम दलाई लामा के जो बाकी जो उनके बहुत सारे फंक्शन होने हैं, कि जैसे कि अभी एक छोटा बच्चा होता है ना, जिसको दलाई लामा ढूंढा जाता है, तो इनके मृत्यु के बाद होगा। तो ये एक प्रोसेस। दूसरी बात, आप ये जानते हैं कि तिब्बत की जो स्थिति है, उसका जो प्रशासन चलता है, वो प्रशासन कहां से चलता है? भारत में कहां से? धर्मशाला से। ये पूरा भी हम डिटेल से देखने वाले हैं कि पूरी कहानी क्या है और क्यों चीन लगातार जो है भारत को आड़े हाथों ले रहा है। देखिए, यहां पर जो निर्वासित सरकार है, उसमें सत्ता में परिवर्तन हुआ है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला, जैसा मैंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ही दलाई लामा रहते हैं लंबे समय से। पहले ये इन्हें दिया गया था अरुणाचल प्रदेश में, नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे उस समय उन्हें जगह दिया गया था, फिर कुछ समय मसूरी में रहे, लेकिन फिर जो है धर्मशाला में ही अस्थायी तौर पर रह गए। तो यहां पर देखेंगे धर्मशाला में जो है तिब्बती निर्वासित सरकार, यानी कि सेंट्रल तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन, सीटीए, इसके लोकतांत्रिक रूप से चुने गए जो राजनीतिक प्रमुख हैं, पेनपा तसेरिंग, इनका शपथ ग्रहण समारोह, और ये आज ही है 27 मई को। इन्हीं तमाम चीजों को देखते हुए कहा गया है चीन के द्वारा कि भारत जो पूरा मुद्दा है इसमें ना पड़े। चीन की बौखलाहट क्या है? इसमें दलाई लामा की उपस्थिति और भारत द्वारा अपनी भूमि पर इसका आयोजन होने देने को लेकर के आपत्ति है कि आप इस पेच में ना पड़े। ये चीन का आंतरिक मुद्दा है। अब चीनी दूतावास के तरफ से एक चेतावनी भी दी गई है। चीनी दूतावास जो है नई दिल्ली में स्थित, वहां से एक आधिकारिक बयान दिया गया है और जिसमें भारत को तिब्बती गतिविधियों को अपने यहां मंच ना देने की अपील भी की गई है। यहां पर देखेंगे यू जिंग जो चीनी दूतावास के तरफ से ये जानकारी देते हुए नजर आई है। सबसे पहले इन्होंने इसमें यह बताया है कि दलाई लामा का चयन क्या होता है, दलाई लामा क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है, और उनका चयन करने का तरीका क्या है, जिसमें इन्होंने बताया कि एक धार्मिक अनुष्ठान है, ऐतिहासिक है, पौराणिक व्यवस्था है ना, चीन को ही इसका पूरा अधिकार है, भारत को इसमें नहीं आना चाहिए, है ना। तो इन तमाम चीजों को कहते हुए कहा गया है कि भारत इन चीजों से दूर रहने की ही कोशिश करे। अब जरा यहां पर तिब्बत का इतिहास और चीनी कब्जा भी देखते हैं। जब 1912 से मामला शुरू करते हैं तो 13वें दलाई लामा तिब्बत को स्वतंत्र घोषित किए और तिब्बत का अपना ये ध्वज बनाते हैं, मुद्रा बनाते हैं, डाक प्रणाली भी बनाते हैं। अब वहां से एक ईयर महत्वपूर्ण है 1950 का। 1950 में क्या होता है? माओ त्से तुंग की जो सरकार है, यह देखेंगे सेना के साथ तिब्बत पर आक्रमण करती है और वहां पर चीनी सेना यानी कि पीएलए आक्रमण किया और उसमें शांतिपूर्ण समझौता कराया गया। यानी कि कुल मिलाकर कह सकते हैं कि एक 17 पॉइंट एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन उसको छल ही तिब्बत के लोग कहते हैं कि चीन की सरकार ने उनके साथ छल किया। और उसके बाद कोशिश की गई कि तिब्बत की पहचान को धीरे धीरे समाप्त करके चीन का प्रभुत्व, वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी का प्रभुत्व जमा दिया जाए। 1959 का समय आता है, यह सबसे महत्वपूर्ण है। 1959 का विद्रोह होता है। चीन की जो सेना है इसका अत्याचार काफी बढ़ता चला जाता है और लहासा में विद्रोह होता है। लहासा कौन? तिब्बत की राजधानी है। यहां काफी विद्रोह होता है और यह कहा गया, चूंकि दलाई लामा जो अभी के हैं, इनका जो एक जीवनी आया उसमें इन्होंने काफी बातें लिखी है उस घटना के विषय में। 1959 के घटना किस तरह से अटैक हुआ, तो ये कह रहे हैं कि दलाई लामा का जो महल था वहां तक चीन की सेना पहुंच चुकी थी, यानी कि पीएलए, और दलाई लामा जो है एक सैनिक का वेश धार करके वहां से किसी तरह जान बचा करके भागे। कुछ समय तक कुछ मठों में रहे, कई गांव में शरण लिया और बाद में फाइनली जो है ये भारत के तरफ निकल जाते हैं अपने कुछ लोगों के साथ, दोस्तों के साथ, परिवार के लोगों के साथ, यहीं पर तब से शरण ले रहे हैं। तो यहां पर जब ये आते हैं तो राजनीतिक तौर पर नेहरू जी उस वक्त देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, इन्होंने शरण भी दिया। हालांकि
चीन के साथ संबंध खराब हो सकता है। इस वजह से उस वक्त नेहरू जी के फैसले का बहुत सारे लोगों ने, विपक्ष ने एक तरह से कह सकते हैं कि विरोध भी किया। और तब से देखेंगे धर्मशाला तिब्बतियों की सांस्कृतिक और राजधानी, एक तरह से राजनीतिक राजधानी भी बनी हुई है। क्योंकि पहले कहा गया कि अरुणाचल प्रदेश के रास्ते दलाई लामा आए थे, तो पहले कुछ समय अरुणाचल प्रदेश रहने के लिए दिया गया, बाद में इन्हें हिमाचल में ही मनाली वगैरह दिया गया, लेकिन फिर जो है धर्मशाला जगह चयन हुआ और तब से धर्मशाला में ही हो रहा है। यानी कि कुल मिला के आप यह कह सकते हैं अप्रत्यक्ष तौर पर कि भारत से दो देश की सरकार चलती है, यानी कि एक तो नई दिल्ली यानी कि भारत की सरकार, और एक कहां से, धर्मशाला से तिब्बत की सरकार कह सकते हैं। और दलाई लामा जो होते हैं ना, वह कह सकते हैं कि तिब्बत के दलाई लामा क्या है, एक पोस्ट है, एक पद है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ध्यान रखिएगा। जैसे प्राइम मिनिस्टर क्या है, एक पद है, ऐसे ही दलाई लामा एक पद है बस। तो दलाई लामा क्या होते हैं कि जो भी होंगे उस पद पर बैठेंगे वह तिब्बत के धार्मिक गुरु तो होंगे ही, इसके अलावा राजनीतिक गुरु भी होंगे, उसका प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आएंगे। इसलिए मैंने आपको यहां पर क्या बताया था कि जब 13वें दलाई लामा थे उन्होंने स्वतंत्र घोषित किया था तिब्बत को, और इसके साथ ही ध्वज, मुद्रा और डाक प्रणाली शुरू किया था। यह सबसे महत्वपूर्ण बात होगा 1912 में। अब यहां पर जब हम आगे बढ़ेंगे तो अभी क्यों ये चर्चा चला, क्योंकि फिलहाल जो 14वें दलाई लामा है इनकी उम्र काफी हो चुकी है, जिनका नाम है तेंजिन ग्यात्सो। ये वयोवृद्ध हो चुके हैं, नोबेल पीस प्राइज भी इनको मिल चुका है, आप जानते हैं। अब इन्होंने ये इच्छा जताई है कि इनके उत्तराधिकार को लेकर के तैयारी शुरू किया जाए, यानी कि अगले दलाई लामा कौन होंगे इनको लेकर के मामला आगे बढ़ रहा है। ये कैसे चयन होता है उस पर मैं आऊंगा, हम बताएंगे। अब चीन का समानांतर दलाई लामा का प्लान है। चीन चाहता है कि ये दलाई लामा जब चले जाए तो 15वां दलाई लामा जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी से हो जाए, ताकि तिब्बत पर पूरी तरह से चीन का पकड़ बना रहे। चीन का जो डर है वो एक इंडिया फैक्टर को लेकर के भी है कि अगर दलाई लामा भारत में रहते हुए उत्तराधिकार की घोषणा कर देंगे तो पूरी दुनिया उसे स्वीकार भी कर लेगी, और चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी की कठपुतली दलाई लामा है उसको फिर वो मान्यता तिब्बत के लोग देंगे नहीं। अब यहां पर एक मुद्दा है पंचेन लामा। पंचेन लामा का नाम सुने हैं? ये एक बालक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर माना जाता है। ये तिब्बत के जो अगर कहानियां वगैरह देखेंगे इसमें काफी बातें की जाती है, लेकिन ये जो पंचेन लामा है इसका अपहरण किया किसके द्वारा किया गया है ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन कहा जाता है कि चीन की सरकार के द्वारा है। तो पंचेन लामा कौन है? दरअसल 1995 में दलाई लामा ने जिस 6 वर्षीय बच्चे को पंचेन लामा, यानी कि पंचेन लामा होते हैं कि एक व्यक्ति होगा जो कि दलाई लामा की जब मृत्यु होगी तो नए दलाई लामा के चयन के लिए पंचेन लामा होंगे, तो यानी कि जो नए दलाई लामा को चुनेंगे। तो ये जब किया गया था 1995 में, इसको घोषित जिसने किया, चीन ने उसका अपहरण कर लिया और अपनी पसंद के एक व्यक्ति को पंचेन लामा बना दिया गया। कहा कि यही पंचेन लामा होगा, यानी कि ये पंचेन लामा ही अगला 15वां दलाई लामा जो है उसका चयन करेगा। ये चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का कहना है, ठीक है। तो ये चीन का कहना है कि ये जो है ना, भारत इसमें हस्तक्षेप ना करे, क्योंकि भारत हस्तक्षेप करेगा तो ये जो पंचेन लामा है चीन का कठपुतली, फिर उसकी मामला चल नहीं पाएगा। और इन तमाम चीजों को लेकर के जब पंचेन लामा का, जिसको दलाई लामा ने 1995 में कहा कि ये पंचेन लामा होंगे, उसका अपहरण किया गया, तो अमेरिका वगैरह सहित तमाम देशों ने चीन को यह कहा है कि पंचेन लामा का जो अपहरण हुआ इसको छोड़ दिया जाए, रिलीज किया जाए। तो यही वो बालक है, ये बालक 1995 की बात कह रहा हूं, यही आगे चल के दलाई लामा चुनते, तो अपहरण करके इसका रखा गया है, जो मामला अपने आप में काफी एक संगीन हो गया है। अब अभी चीन इतना क्यों परेशान हो गया अचानक से 1-2 दिन से? इसके पीछे की एक कहानी है, और वह कहानी क्या है? सीटीए। जैसा मैंने कहा कि चुनाव हुआ सेंट्रल तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन का, और इसके नए राजनीतिक प्रमुख जो होंगे पेनपा तशेरिंग। दरअसल पेनपा तशेरिंग जो है दूसरी बार यहां पर आप देखेंगे तो ये सत्ता संभालते हुए नजर आएंगे। पहली बार ये रह चुके हैं और इनका चुनाव हुआ। चुनाव में क्या होता है कि जिसको भी 60% से अधिक मतदान हो गया उसको दोबारा चुनाव में नहीं जाना, दूसरे चरण का मतदान नहीं होगा। तो इनको जो है तकरीबन 60% से ज्यादा मत मिल चुका है, 61% से ज्यादा वोट हुआ है, इसीलिए दूसरे दौर के मतदान में नहीं जाना है, इनका चयन हो चुका है। इनका जन्म जो है कर्नाटक के बायला कुप्पे में हुआ था, जहां बड़ी संख्या में तिब्बती शरणार्थी रहते हैं। तिब्बती शरणार्थी कुछ अरुणाचल में रहते हैं, कुछ जो है धर्मशाला में रहते हैं, कुछ दिल्ली में रहते हैं, कुछ जो है कर्नाटक में रहते हैं। तो चेन्नई के मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से पढ़ाई की और लंबे समय से निर्वासित तिब्बती राजनीति जो है उसमें ये सक्रिय रहे।
अब चीन को आशंका है कि अगर उत्तराधिकारी तय करने की प्रक्रिया भारत में मौजूदा जो निर्वासित तिब्बती नेतृत्व के हाथ में रहा तो बीजिंग की मंजूरी के बिना ही नए दलाई लामा की घोषणा की जा सकती है। अब बीजिंग की मंजूरी नहीं लिया जाएगा तो चीन जो चाहता है कठपुतली दलाई लामा तिब्बत में बिठाए और फिर धीरे धीरे तिब्बत पर पूरी तरह से संप्रभुता हासिल कर ले और दुनिया उसको स्वीकार भी कर ले, ये कैसे होगा? तो इसी बात को लेकर के चीन परेशान है। दलाई लामा को जैसा मैंने कहा कि पहले ही नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है। 6 जुलाई 1935 चीन की तख्तीर में इनका जन्म हुआ एक गांव में, और 1940 में 14वें दलाई लामा ये बनाए गए थे। नया नाम जो है तेंजिन ग्यात्सो रहा। इनको जब दलाई लामा बनाया गया था तो ये कौन से नंबर के दलाई लामा रहे? 14वां। जब 13वें दलाई लामा की मृत्यु हुई तो उन्होंने कुछ संकेत दिए कि बताया जाता है कि एक बालक होगा, उस बालक में कुछ गुण होंगे, और 13वें दलाई लामा के कुछ जो प्रयोग में लाए गए वस्तु थे उनको इस बालक के समय जब ये बहुत छोटे हुआ करते थे इनके सामने रखा गया। तो इन्होंने उनके द्वारा 13वें दलाई लामा के द्वारा प्रयोग किए हुए कुछ वस्तु को उठा करके कहा कि ये मेरा है, और फिर एक छड़ी जो वो अपने साथ रखते थे 13वें दलाई लामा वो रखा गया। इन्होंने बचपन में उठा के उसको सीने से लगा लिया। तो जो वहां पर विद्वान थे, जो लोग इस बात को चयन करना चाहते थे कि दलाई लामा कौन होंगे, उन्होंने देखा कि फिर यही बच्चा दलाई लामा आगे आने वाले समय में होगा, और फिर इनका चयन किया गया। इनको जो है फिर आगे की पढ़ाई कराई जाती है, दीक्षा दी गई। आगे भी जो 15वें दलाई लामा चुने जाएंगे उनके साथ भी यही होगा, इनके मरणोपरांत यही चीजें की जाएगी। ठीक है, अभी और थोड़ी कहानी मैं समझाऊंगा तो आप चीजें समझ जाएंगे। फिर 1959 में तिब्बत छोड़कर के, जैसा मैंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश के रास्ते अपने परिवार के साथ ये भारत भाग के आ गए। 1960 में ये हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बस गए और 63 में तिब्बत की निर्वासित सरकार के लोकतांत्रिक संविधान का इन्होंने ड्राफ्ट बनाया। 1988 में चीन से तिब्बत की आजादी के बजाय चीन का बीच का एक तरह से रास्ता निकालने की बात की गई, और 89 में नोबेल शांति पुरस्कार से इन्हें सम्मानित भी किया गया। बाद में सक्रिय राजनीति से हटने की बात इन्होंने कही, और 25 में इन्होंने कहा कि अपने 90वें जन्मदिन से पहले उत्तराधिकारी चुनने का प्रक्रिया चलाना ये चाहते हैं। इन्होंने ऐसी इच्छा जताई। अब यहां जरा इस प्रोसेस को देखिए कि नए दलाई लामा कैसे चुने जाएंगे, यानी कि 15वां दलाई लामा ये जो हैं, जब इनकी मृत्यु होगी तो क्या होगा? नए दलाई लामा चुने जाएंगे। तो उसके लिए एक नाम मैंने बताया था, क्या? पंचेन लामा। पंचेन लामा कौन? जो नए दलाई लामा को चुनेंगे, जिसका अपहरण कर लिया गया चीन के द्वारा। अब जब ये मर जाएंगे तो इनके एक कहावत है, मतलब तिब्बत के लोग मानते हैं कि जो भी दलाई लामा मर जाते हैं वो दोबारा जन्म लेते हैं, उनका पुनर्जन्म होता है। अब पुनर्जन्म होगा तो देखा क्या जाता है कि जब इनकी मृत्यु होगी तो ध्यान रखिएगा, तिब्बत में या कुछ संकेत ये देंगे इनके मृत्यु के समय या आसपास में, उस समय 2-4 महीने, 6 महीने, 1-2 साल आगे पीछे कौन सा बच्चा जन्म लिया है या कौन कौन कितना बच्चा जन्म लिया, उन सभी बच्चों पर एक तरह से कहेंगे निगरानी रखी जाएगी। ठीक है, और फिर इस बच्चे को जो बौद्ध भिक्षु होंगे, उसके जो पूर्व के दलाई लामा बौद्ध भिक्षु जाएंगे, उसके कुछ सामान देंगे कि क्या वो पहचान पाता है, उसको कुछ हिंट देता है, और अगर ऐसा होता है तो फिर उच्च बच्चे की तलाश की जाएगी। हालांकि ज्योतिषी भी इसमें पूरी तरह से मदद करते हैं। बच्चे के सामने पुराने दलाई लामा की इस्तेमाल की गई चीजें रखी जाती है, जैसा कि इनके सामने रखा गया था, इन्होंने पहचान लिया था, ऐसी मान्यता है। अगर बच्चा उन्हें पहचान लेता है तो इसे खास संकेत माना जाता है। बड़े लामा और बड़े मठों के धार्मिक नेता मिलकर के अगला दलाई लामा फिर तय करते हैं, और फिर उस छोटे से बच्चे को क्या किया जाता है? पढ़ाया जाता है, लंबे समय तक ट्रेनिंग दी जाती है ना, धर्म शास्त्र के विषय में जानकारी दी जाती है, और वही फिर दलाई लामा आगे चल करके हो जाते हैं। यही तिब्बत में मान्यता है और यही बातें कही जा रही है। ठीक है, तो ये अभी के जो दलाई लामा है, 14वें दलाई लामा, ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को लेकर के अब शुरुआत के संकेत दिए जाए, और इसीलिए चीन जो है अब इन तमाम चीजों को लेकर के परेशान है। अब भारत पर इसका असर क्या होगा? कूटनीतिक राजनीतिक प्रभाव अगर बात करें तो तिब्बत कार्ड जो है भारत के लिए एक महत्वपूर्ण चीज हो सकता है। भारत के लिए तिब्बत हमेशा ही देखा जाए तो एक कूटनीतिक हथियार रहा है। अगर भारत दलाई लामा के उत्तराधिकार का खुलकर समर्थन करता है तो निश्चित तौर पर यह मान के चलिए कि चीन और भारत के बीच संघर्ष बढ़ेगा, जैसा कि गलवान में हुआ, जैसा कि हमने देखा डोकलाम में हुआ, या फिर आप देखेंगे लद्दाख में जिस तरह से गतिरोध हुए। वन चाइना नीति को लेकर के बात करता है, उसमें कहता है कि तिब्बत को भी आप पूरी दुनिया के लोगों को कि आप
चीन चाइना का ही माने, इसके अलावा ताइवान को भी कहता है कि आप चाइना का माने, लेकिन चीन खुद दूसरे के वन कंट्री की पॉलिसी को फॉलो नहीं करता। जैसे कि खुद कहेगा कि हम वन चाइना पॉलिसी है, लेकिन भारत के अरुणाचल प्रदेश पर संप्रभुता को नहीं मानेगा, लद्दाख के क्षेत्र के संप्रभुता को नहीं मानेगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर टिट फॉर टैट किया जा सकता है। दूसरी बात कहेंगे, ये जो तिब्बत का इलाका है ना, एक बड़े बफर जोन के तौर पर काम करता था पहले। बफर जोन का तात्पर्य होता है कि दो महाशक्ति के बीच में एक राष्ट्र मौजूद हो ताकि दोनों को टकराने से बचाए। पहले यही लगभग ये स्थिति था, लेकिन जब से तिब्बत पर अधिकार चीन के द्वारा हुआ, दोनों ही देशों के द्वारा देखेंगे सीमा साझा किया जाता है, और उसके बाद ही कहीं ना कहीं जो टकराहट शुरू हुई चीन के साथ वो लगातार चलता रहा। सुरक्षा सीमा संबंधी प्रभाव की बात करेंगे तो स्पेशल एंड बॉर्डर इंपैक्ट भी, सिक्योरिटी बॉर्डर इंपैक्ट पड़ेगा, जिसमें से एक है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। इसका अपने आप में बेहद महत्व है। यह क्या है, इसके विषय में सबसे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। यह तिब्बत के जो शरणार्थी हैं भारत में, कहा जाता है कि इनकी एक गुप्त सैन्य टुकड़ी है, SFF या विकास बटालियन। 2020 में लद्दाख की पहाड़ियों में जब चीन की सेना के साथ झड़प हुआ था तो इन्होंने काफी मदद किया था, जिससे चीन की सेना को पीछे हटना पड़ा। इसके बाद तिब्बत के युवाओं के बीच में ये फ्रंट जो है काफी पॉपुलर हुआ, और वहां के युवाओं के मन में भारत के प्रति एक सहानुभूति भी उत्पन्न हुआ। चीन इन्हीं सब चीजों से परेशान होता है। बफर स्टेट को लेकर के मैंने पहले ही कहा कि जब से बफर स्टेट खत्म हुआ लद्दाख के रूप में, वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC का निर्माण तब से ही कहीं न कहीं पड़ा। इसके अलावा सॉफ्ट पावर की बात करेंगे तो भारत दुनिया में बौद्ध धर्म की जन्मस्थली रहा है। बौद्ध धर्म की शुरुआत यहीं से हुआ, बिहार के बौद्ध गया से, और दलाई लामा का भी भारत समर्थन करता है, इनको शरण भी देता है। तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में एक मैसेज जाता है कि भारत शरणार्थियों को अपने शरण में रखता है, मानवाधिकार की बात करता है, जबकि चीन एक आक्रामक रुख अपनाता है। तो भारत की प्रतिष्ठा कह सकते हैं वैश्विक स्तर पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अगर रुख कहा जाए, भारत को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए कि दलाई लामा का उत्तराधिकार पूरी तरह से आध्यात्मिक और धार्मिक मामला है, इसमें किसी भी राजनीति को जगह नहीं मिलना चाहिए। लेकिन अभी तक भारत सरकार ने चीन के जो ये स्टेटमेंट आया है चीनी दूतावास की तरफ से, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। ये देखा जाएगा कि भारत सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया देती है, आता है, और उसमें किस तरह से बातें कही जाती है, ये सबसे महत्वपूर्ण होगा। रणनीतिक स्वायत्तता की बात करेंगे तो भारत को चीन की धमकी में आए बिना अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तिब्बतियों के मानवाधिकार का मुद्दा उठाना चाहिए। हालांकि इसमें हमेशा एक परेशानी है कि चीन के साथ तनाव बढ़ सकता है। वैश्विक गठबंधन की बात करेंगे, जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि अमेरिका भी पंचेल लामा को जो अपहरण किया गया उसको आजाद करने की बात लगातार कहता रहा है। बाकी जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं, तमाम देशों के साथ मिलकर के दलाई लामा और विभिन्न मुद्दे पर चीन को भारत घेर सकता है। तो अब यह देखना होगा कि भारत सरकार का अगला मूव क्या होता है। अगले यानी कि 15 में दलाई लामा की उन्हें जब चुना जाता है तो वो भारत से होता है या कि चीन से होता है। आपको क्या लगता है कि अगले दलाई लामा किस जगह से होने चाहिए? वो उन लोगों में से होना चाहिए जो तिब्बती शरणार्थी भारत में रह रहे हैं, या चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से? आपके जो भी विचार हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।